चौपाई में केनो कमी नहीं के तो चला दे मुद्दा के बात कर चले। पादप सुने बाबू, आज के क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, कल यहाँ तक पढ़ा दिए थे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। सुने बाबू, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की अगर बात करेंगे, ठीक ना, तो समझना कोशिका भित्ति है ना, अब छुट्टी नहीं होगा, इंटरवल हो गया, ठीक है। अगर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। अरे हम लोग में कोशिका भित्ति पाया जाता है, वो का अगर हम लोगों में अगर कोशिका भित्ति पाया जाता, हम लोगों में अगर कोशिका भित्ति पाया जाता ना, तो हम लोग के देहिया क्या रहता, कठोर। बस समझना है, लाठी लेके अगर मारा मरुअल होता तो देहिया पर से लठिया पड़क जाता है ना, छोटे ना लगता। तो याद रखना, पादप में कोशिका भित्ति होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। हरित लवक, अच्छा हम लोग हरियर हरियर हैं नहीं, हम लोगों में हरित लवक रहता ना, तो जो रोटी सब्जी बनाने वाला जो रोज के ताम झाम है ना, क्यों जरूरत नहीं रहता है। तरी कुर्तवा खोल के आप पिठिया तरी घामावा से सेक लेते, चार्ज हो जाते, दिन भर एकदम बैटरी रहता चार्ज, है ना। तो पादप को हरित लवक पादप में होता है, पौधा जंतु में नहीं होता है, जंतु में नहीं होता है। क्लियर। केंद्रक की बात करेंगे, न्यूक्लियस है ना, याद रखना, न्यूक्लियस पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है, याद रखना। अच्छा, कोशिका भित्ति पादप में होता है कि जंतु में? पादप में, जंतु में नहीं होता है। हरित लवक पादप में होता है लेकिन जंतु में नहीं होता है। अच्छा, केंद्रक पादप में होता है लेकिन जंतु में नहीं होता है, दोनों में होता है। केंद्रक सॉरी, पादप और जंतु दोनों में होता है। अच्छा, लाइसोसोम, याद रखना, लाइसोसोम यानी कोशिका, अगर कहीं भी कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ रहता है तो जो लाइसोसोम होता है उसको पचा के क्या करता है, खत्म कर देता है। लाइसोसोम पचा के क्या करता है, खत्म कर देता है। तो याद रखिए, लाइसोसोम जो है ना, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। 6 एडिशन एसके जासर का जो है पेज नंबर 405 अभी पढ़ ले। और बाद टेब का जौन ये है, हम तो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, क्लास है ना, एक 2 के स्पीड में देख के रिवीजन कर लिया सब गोड़ा, है ना। क्लास तो वो वीडियो जा ही रहा है, एगो वीडियो टैब से रिकॉर्डिंग करके डालेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, एक 2 के स्पीड में, 1 के स्पीड में पहला वीडियो है ना, आज रात को दूसरा का वीडियो भी चल जाएगा, ठीक है। तो लाइसोसोम पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन जंतु कोशिका में लाइसोसोम होता है ना। वो खींच रहा है साउंड, ठीक है ना। कहा कि राइबोसोम की अगर बात करेंगे, राइबोसोम की बात करेंगे तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। राइबोसोम की बात करेंगे, राइबोसोम के, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। राइबोसोम याद रखना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में पाया जाता है ना। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 एस होता है, यूकैरियोटिक में 80 एस होता है। 70 एस का विखंडन होता है 50 और 30 में, या 30 और 50 में, और 80 एस का विखंडन होता है 40 और 60 में, 40 और 60 में, 40 और 60 में। आगे देख, अंतःप्रदवी जालिका की बात करेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो याद रखना ये पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करेंगे तो ये पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों में होता है। गोल्जी बॉडी की अगर बात करेंगे, गोल्जी बॉडी की अगर बात करेंगे बाबू, तो गोल्जी बॉडी पादप और जंतु दोनों में होता है। गोल्जी बॉडी जो है पादप और जंतु दोनों में होता है। रसधानी की बात करेंगे तो रसधानी पादप और जंतु दोनों में होता है। याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे कोशिका भित्ति का, तो कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। हरित लवक है ना, जो प्रकाश संश्लेषण में योगदान करता है, वो हरित लवक पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। अच्छा ठीक है। केंद्रक की अगर बात करेंगे तो केंद्रक में पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और पादप की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, और जंतु की कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लियस की बात करेंगे, लाइसोसोम की अगर बात करेंगे तो पादप की कोशिका भित्ति में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखिए, लेकिन जंतु में लाइसोसोम पाया जाता है। अगर पौधा में अगर कोई कोशिका खराब हो गया तो उसको पचाने के लिए लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन हम लोग के कोशिका में लाइसोसोम होता है।
राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। लाइसोसोम जो राइबोसोम जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अंतःपर्दवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है ना। गोल्जी बॉडी की बात करेंगे तो पादप और जंतु दोनों में, और रसधानी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अब आगे देख बाबू, है ना, आगे अगर बात करेंगे कोशिकांग तथा उनके खोजकर्ता। अब याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है, पूरा सारणी बना के दे दिया है ना। कोशिकांग और उसके खोजकर्ता। केंद्रक के खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने बबुआ? रॉबर्ट ब्राउन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के खोज रिचर्ड ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किसने किया था? रिचर्ड ऑल्टमैन। और लवक के खोज हैकल ने। कौन? हैकल ने। लवक का खोज किसने किया था? हैकल ने। और गोल्जिकाई के खोज कैमिलो गोल्जी। गोल्जिकाई के खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। कौन गोल्जी? कैमिलो गोल्जी। और लाइसोसोम के खोज किया था डी डुबे। लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी डुबे। डी डुबे। और राइबोसोम की बात करेंगे तो प्लेट। राइबोसोम कौन है? प्लेट। राइबोसोम प्लेट। राइबोसोम प्लेट। और ताराकाई की बात करेंगे बॉवेरी। याद रखना, ताराकाई के बाद कौन? हाँ, याद रखना, ताराकाई या सेंट्रोसोम के कौन किया था? बॉवेरी। याद रखना, गुणसूत्र के बात करेंगे तो वाल्थर फ्लेमिंग। गुणसूत्र के बात करेंगे तो वाल्थर फ्लेमिंग। अंतःपर्दवी जालिका के पोर्टर। अंतःपर्दवी जालिका के पोर्टर। आ कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक। आ कोशिका झिल्ली कार्नेगली। 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 और रसधानी के खोज किया है ल्यूमेनहॉक। रसधानी के खोज किया है ल्यूमेनहॉक। रसधानी के खोज किया है ल्यूमेनहॉक। याद रखना, एक बार फिर ये सब बताना बाबू, है ना। केंद्रक का है रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। क्या हो गया रे? के ठीक से नहीं बैठ रहा है, चल पढ़ चुपचाप। केंद्रक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? रिचर्ड ऑल्टमैन। और लवक कौन है? हैकेल। लवक कौन है? हैकेल। और गोल्जी का है? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी का है? कैमिलो गोल्जी। और लाइसोसोम डी डुबे। लाइसोसोम डी डुबे। और राइबोसोम प्लेट। राइबोसोम प्लेट। और ताराकाई बोवेरी। ताराकाई बोवेरी। आ गुणसूत्र वाल्देयर फ्लेमिंग। गुणसूत्र वाल्देयर फ्लेमिंग। अंतःपर्दवी जालिका पोर्टर। अंतःपर्दवी जालिका पोर्टर। आ कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक। आ कोशिका झिल्ली कार्नेगली। कोशिका झिल्ली कार्नेगली। आ रसधानी ल्यूमेनहॉक। रसधानी के खोज कौन किया है? ल्यूमेनहॉक। इतना बात याद रखना बाबू, ठीक ना। आगे देख, गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है ना। क्रोमोसोम में देख क्या क्या पाया जाता है। एक डीएनए हेलिक्स होता है, क्रोमेटिन होता है, सेंट्रोसोम होता है, और क्रोमोसोम और टेलोमेयर। याद रखना, है ना। वो पूछता नहीं, साइंस का कभी इस विषय नहीं याद रखना, कभी नहीं पूछेगा। देख सुने, अब ध्यान से समझना। गुणसूत्र के अगर अध्ययन का बात करेंगे कि गुणसूत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोजेनेटिक्स में, है ना। गुणसूत्र का जो अध्ययन किया जाता है वो किताब कौन है? साइटोजेनेटिक्स। कौन जेनेटिक्स? साइटोजेनेटिक्स, है ना। गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है साइटोजेनेटिक्स में। कौन जेनेटिक्स? साइटोजेनेटिक्स। कर गुणसूत्र यूकैरियोटिक कोशिका के नाभिक में पाई जाने वाली डीएनए और प्रोटीन से बनी धागेनुमा संरचना है जो आनुवांशिक सूचनाओं के क्या करती है? वहन करती है। याद रखना बाबू, कर गुणसूत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है विकसित, है ना। जैसे देख, जैसे तोर शरीर है, तो तोरा शरीर में आंख, नाक, गला, मुंह, कान, ये सारा चीज है, तो ये क्या है? यूकैरियोटिक है। आज जिसमें जैसे कि मोनेरा संघ के जो जीव हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब, तो ये सब क्या है रे बबुआ? ये सब नील सवाल जो आता है इसमें, तो ये सब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, जिसमें जड़, तना, पत्ती या गोड़, हाथ, नाक, मुंह, कान ये सब नहीं रहेगा, तो क्या है? प्रोकैरियोटिक। चाहे बहुत सारा ऐसा संरचना होता है जो प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से क्या करता है? अलग करता है। अब प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक या यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से अलग करता है। गुणसूत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में पाई जाने वाली
है ना, डीएनए और प्रोटीन से बनी धागेनुमा संरचना है जो आनुवांशिक सूचनाओं का क्या करती है, वहन करती है। याद रखिए, गुणसूत्र केवल विभाजनशील कोशिकाओं में दिखाई देती है। याद रखना, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, विभाजनशील कोशिकाओं में, यानी वैसा कोशिका जिसमें सेल डिवीजन का गुण हो, है ना, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ, अगर मान ले कि एक सेल से दो सेल अगर बनने वाला अगर कोई भी कोशिका का गुण रहे तो उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। गुणसूत्र केवल विभाजनशील कोशिकाओं में दिखाई देती है। क्लियर है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का वह संकुचित या संकीर्णन भाग होता है जहां दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। याद रखना, गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर ऐसा भाग होता है ना, जहां पे दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, है ना। याद रखना, दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। वो क्या होता है, सेंट्रोमेयर। क्या होता है, सेंट्रोमेयर। जैसे फिगर में देखेगा यहाँ पे सेंट्रोमेयर है जहाँ पे दो गुणसूत्र आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं, है ना, क्रोमेटिड। सेंट्रोमेयर पर काइनेटोकोर नामक संरचना बनती है जो गुणसूत्र को दो भुजाओं में क्या करती है, बांटती है ना। सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर नामक संरचना बनती है जो गुणसूत्रों को दो भागों में क्या करती है, विभाजन करने का काम करती है। आगे देख, स्पाइंडल फाइबर क्या है। स्पाइंडल फाइबर करा कि कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं जो गुणसूत्रों को ध्रुवों को खींचने में सहायता करता है। तो पूछेगा कि गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर खींचने में सहायक कौन होता है, स्पाइनल फाइबर। कौन फाइबर, स्पाइनल फाइबर। ध्रुव क्या होता है, जैसे देख, जैसे धरती क्या है, गोल है ना, तो इसमें भी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। मान ले कि जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में है, मान सपोज कर, तो जो न्यूक्लियस हो गया जो सेंटर में है तो वो टूटेगा न्यूक्लियस तो दो गोला बनेगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो उत्तरी ध्रुव और नीचे जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव। याद रखना, सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे देख, एक होता है मध्य केंद्री, है ना, मेटासेंट्रिक, यानी सेंट्रोमेयर की स्थिति कहाँ रहेगा, बीच में। याद रखना, सेंट्रोमेयर का मेन काम होता है कोशिका के विभाजन करना। किसका विभाजन करना, कोशिका के विभाजन करना। याद रखना, है ना। तो मध्य केंद्री बोले तो क्या होता है, मेटासेंट्रिक। कौन सेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, है ना। करा बीच में, भुजाओं की लंबाई दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मध्य केंद्रिक बोले तो मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर की स्थिति कहाँ रहता है, बीच में, और दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मेटासेंट्रिक में दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इस बात को याद रखना बाबू, है ना। उप मध्य केंद्री, कौन मध्य केंद्री, उप मध्य केंद्री, है ना। सब मेट्रिक सेंट्रिक, यानी बीच से थोड़ा क्या होता है, हटके। देख, कहने का मतलब ऐसे पेन देते रहे। देख, जैसे कि मेटासेंट्रिक जो होता है बीच में रहेगा, बिल्कुल, है ना, ऐसे मेटासेंट्रिक बीच में। जो ये करा कि सब मेटासेंट्रिक ऐसे रहेगा, बस समझ में, मेटासेंट्रिक ऐसे और सब मेटासेंट्रिक ऐसे, है ना। जैसे कि ये हो गया मेटासेंट्रिक और ये हो गया सब सेंट्रिक, है ना। माने कि मेटासेंट्रिक बीच में रहेगा, मेटासेंट्रिक किससे रहेगा, बीच में, ऐसे रहता है सब सेंट्रिक। ये है सब सेंट्रिक, ये है मेटासेंट्रिक, बात समझ में। यानी ऐसा बीच में, जैसे पिलास वाला, पिलास क्या रहता है, सब सेंट्रिक, है ना। जैसे ये क्या है, सब सेंट्रिक है, क्या है, सब सेंट्रिक है। अब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है बीचों बीच, मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, बीचों बीच, और सब सेंट्रिक ये हुआ। क्लियर। याद रखना, यानी कि भुजाएं, एक भुजा छोटी और एक भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। एक भुजा छोटी और एक भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। अग्र केंद्री करा कि एक्रोसेंट्रिक, अग्र केंद्रिक का मतलब क्या होती है, एक्रोसेंट्रिक, यानी सिर के पास, किसके पास, सिर के पास, एक बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी। याद रखना, कहने का मतलब सिर के पास का मतलब ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे, बात समझ में आया। अग्र केंद्रिक, यानी कि पहले मेटासेंट्रिक था, है ना, उसके बाद हुआ कौन, सब सेंट्रिक। कौन सेंट्रिक, सब सेंट्रिक हुआ, और उसके बाद अग्र केंद्रक, अग्र केंद्री, है ना, यानी एक्रोसेंट्रिक, यानी सिर के पास, किसके पास, सिर के पास एक बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी होती है। याद रखना, अंतः केंद्री, माने कहाँ हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, माने कि है ना, दो गो सेल कैसे कैसे क्या होता है, विभाजित होता है।
ये बता रहा है कि सेल कैसे विभाजन हो रहा है। बात समझ में? पहले मेटासेंट्रिक हुआ बीच में, फिर एक्रोसेंट्रिक हुआ, एसीसेंट्रिक हुआ, फिर एक्रोसेंट्रिक हुआ, उसके बाद टेलोसेंट्रिक, है ना। अंतर केंद्रिक का मतलब टेलोसेंट्रिक, यानी बिल्कुल सिरों पे लगभग एक, है ना, याद रखना। तो इस बात को याद रखना तू हमेशा, है ना, कि उपकेंद्रिक यानी सब सेंट्रिक में क्या होता है, बीच में थोड़ा सा हटके होगा, एक भुजा छोटी और एक क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। मध्य सेंट्रिक में सेंट्रोमेयर की स्थिति कहाँ होगा, बीच में, है ना। हाँ, और उसके बाद थोड़ा सा पूछेगा कि उप मध्य केंद्रिक यानी सब मेटासेंट्रिक में बीच से थोड़ा सा हटके, है ना, अग्र केंद्र में सिरे के पास, है ना, और अंतः केंद्र यानी टेलोसेंट्रिक में बिल्कुल सिरे पे होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब देख, अब एक पॉइंट थोड़ा समझना है बाबू ध्यान से, है ना। करा कि समजात गुणसूत्र क्या होता है। कौन गुणसूत्र? समजात गुणसूत्र। करा कि समजात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। समजात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। शरीर के सामान्य लक्षणों जैसे कद, रंग, बनावट को नियंत्रित करता है। याद रखना, समजात गुणसूत्र के संख्या, देख समजात गुणसूत्र के रहते 22 जोड़ा सब में कॉमन होता है, पापा में भी और मम्मी में भी। क्लियर? लड़का लड़की दोनों में 22 क्रोमोसोम क्या रहता है? कॉमन रहता है, जिसे ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, है ना। याद रखना, तो ये ऑटोसोम जो होता है कद, रंग और बनावट के लिए उत्तरदायी होता है ना। बाद बाकी जो एक जोड़ा होता है, जैसे महिला में XX और पुरुष में XY, है ना। ये लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम होता है। किसका निर्धारण करने वाला? लिंग निर्धारण करने वाला। बात समझ में है ना। यानी लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम स्त्री में XX होता है और पुरुष में XY। याद रखना, है ना। बाद बाकी 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, ये कंद, रंग, बनावट के लिए क्या होता है? नियंत्रित होता है। ऐसा बात हम तो इनके बता रहे हैं ना बाबू, कि अगर एकरा में थोड़ा सा भी प्लस माइनस हुआ तो पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। बात समझ में है ना। ये जीन है, जीन समझ में, क्रोमोसोम गुणसूत्र, जिससे तो पूरा शरीर का बनावट निर्धारित होता है। बात समझ में है ना। लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा कि ट्रांसजेंडर बनेगा कि और कुछ, पटाउ सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। हाँ, ये ऐसा चीज है जिससे कि पूरे जीवन भर आपको वो लक्षण आपके शरीर में देखने को मिलेगा, अगर इसमें प्लस माइनस होता है तब। बात समझ में है ना। ये मेन मूल फैक्ट है जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। बात समझ में है। यही उत्तरदायी कारक के रूप में योगदान देता है। जैसे समजात गुणसूत्र से कद, रंग, बनावट आदि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अब देखिए, लिंग गुणसूत्र जो होता है जिसे एलोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलोसोम। ये एलोसोम का काम क्या होता है? कह रहा कि इसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। पुरुष में क्या होता है? XY, और महिला में क्या होता है? XX। लिंग निर्धारण का कार्य करना है। याद रखना, सीधा लड़का होगा कि लड़की, यही दोनों क्रोमोसोम करता है, XX और XY। समांतर लिंग निर्धारण करने का प्रेपुरिटी का अगर बात करेंगे, उत्तरदायी तो तक किसका होता है? पुरुष क्रोमोसोम का। किसका होता है? पुरुष क्रोमोसोम का, क्योंकि स्त्री में तो XX है। अगर पिता का X क्रोमोसोम अगर गया तो लड़की हो जाएगा। अगर पिता का Y क्रोमोसोम हुआ तो क्या हुआ? लड़का हो जाएगा। क्लियर? याद रखना, X गुणसूत्र का आकार Y गुणसूत्र से क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे गुणसूत्र पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए, है ना। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए कि गुणसूत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, कि गुणसूत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, है ना। पूछेगा कि ऑटोसोम गुणसूत्र 22 जोड़ा होता है तो क्या है? सही है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या एक जोड़ी होती है, ये भी कथन क्या है? सही है। फिर पूछेगा X गुणसूत्र का आकार Y गुणसूत्र से बड़ा होता है, ये कथन क्या है? सही है। याद रखिए, X गुणसूत्र का आकार Y गुणसूत्र से क्या होता है? बड़ा होता है, ये भी कथन क्या है? सही है। बात समझ, ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? बी पेशेंस। आगे देख, अगुणित और द्विगुणित क्या होता है समझना। कहा कि अगुणित और द्विगुणित क्या होता है। कहा कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या एक सेट यानी N में होता है उसे हैप्लोइड कहते हैं। याद रखना, है ना। क्या?
अगुणित या अनुनित या हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। और डाइप्लॉइड क्या होता है? करा कि अगुणित या हैप्लॉइड, करा कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक सेट एन होता है, उस जैसे शुक्राणु और अंडाणु। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शुक्राणु और अंडाणु कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं कि डाई होते हैं? क्या होते हैं? हाइप्लॉइड होते हैं। द्विगुणित मतलब होता है डाइप्लॉइड। करा कि जिन कोशिका में गुणसूत्र 2 सेट यानी 2n में होते हैं, वे द्विगुणित कहलाते हैं। जैसे शरीर के सामान्य कोशिका, शरीर के कैसा कोशिका? सामान्य कोशिका। याद रखना इस बात को। बाबू रे, अगला टॉपिक कितना खतरनाक है ना, क्या ही बताए। सारा के सारा खेला इसी का है, जीन। कौन है बबुआ? जीन, है ना। देख, जीन क्या होता है? कह कि जीन डीएनए का क्रियात्मक भाग है। याद रखना, पूरा जीने के पावर है ना, कि जैसे कि पिता के जैसन बेटा के भी स्वभाव देखने को मिलता है। पिता बढ़िया तो बेटा भी बढ़िया, पिता नालायक तो बेटा भी नालायक होता है ना। तो याद रखिए, किसका कारण है? जीन का। किसका? जीन का। कह कि जीन डीएनए का क्रियात्मक भाग है जो अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। कैसा लक्षणों को? अनुवांशिक लक्षणों को। उन्हें माता पिता से संतान तक पहुंचता है। याद रखना, है ना। जीन जो आता है माता पिता से कहां पहुंचता है? संतान तक पहुंचता है। जीन के अनुवांशिक इकाई, जीन को अनुवांशिकता के क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। जैसे शरीर के मूलभूत अगर इकाई के बात करते हैं तो सेल होता है, कोशिका होता है। उसी प्रकार अनुवांशिकता के अगर इकाई के बात करेंगे तो कौन होता है? जीन होता है। कौन होता है? जीन। पहली बार कृत्रिम जीन का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जीन का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। याद रखना, एक ही जीन के अलग अलग रूपों को एलील कहते हैं। याद रखना, एक ही जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। इस बात को याद रखना बाबू, है ना। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछेंगे, पहले पढ़ा लेते हैं। डीएनए और आरएनए के मतलब समझना। डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है ना। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देख समझ, है ना। सुन, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। अच्छा, पहले डीएनए पढ़ लेते हैं। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। इसमें शर्करा कैसा होता है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। करा यह प्रायः द्विसूत्री यानी डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसकी खोज वाटसन और किसने? क्रिक ने किया था। पूछेगा कि जीन के डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने किया था। याद रखना, यह फास्फेट समूह उपस्थित होता है। याद रखना, डीएनए में फास्फेट समूह क्या रहता है? उपस्थित रहता है। इसमें नाइट्रोजनी क्षार के बात करेंगे तो एटीजीसी होता है। क्या होता है? एटीजीसी। एटीजीसी का मतलब क्या हुआ? एटीजीसी। ए से एडानिन, है ना, जी से गुआनिन, और टी से थाइमिन, और सी से साइटोसिन। एडिनिन, गुआमिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। याद रखना, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। सीधा याद रखना, एटीजीसी होता है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। याद रखना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और सीजी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब समझना एकर फंडा क्या है। एकर फंडा कह रहा है कि एटीजीसी। अरे क्वेश्चन पूछता है तो ए और टी कौन बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। और जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर? ए और टी किससे? डबल बॉन्ड से। यानी एडिनिन और थाइमिन। एडिनिन और थाइमिन याद रखना किससे जुड़ा रहता है? डबल बॉन्ड से। और गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से। गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडिनिन ए, गुआनिन जी, और एकरा में जो आरएनए बाद में पढ़ेंगे, पहले डीएनए पढ़ लेते हैं। यह मुख्यतः
यह मुख्यतः नाभिक यानी माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बबुआ। चल आगे देख, कह रहा यह मुख्यतः नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाता है। डीएनए का कार्य अनुवांशिक सूचना का क्या करना है? संग्रह करना है। याद रखना, डीएनए का कार्य क्या होता है? अनुवांशिक सूचना को संग्रह करना। इसके जा सर का बुक है बाबू, है ना? हाँ, तो सारा अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस में ही रहता है और डीएनए का कार्य अनुवांशिक सूचना का क्या करता है? संग्रह करना होता है। आगे देख, अब आरएनए पढ़ते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें राइबो शर्करा होता है, इसमें राइबो शर्करा होता है, लेकिन डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होता है। यह प्रायः एक सूत्री होता है ना? डीएनए का था डबल हेलिक्स था, द्विसूत्री था। आई का था? एक सूत्री। आई का था? द्विसूत्री। फास्फेट समूह इसमें उपस्थित होता है। इसमें फास्फेट समूह दोनों में, याद रखना, यानी डीएनए और आरएनए दोनों में फास्फेट समूह क्या रहता है? उपस्थित होता है। इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और याद रखना इसमें थाइमिन के जगह कहा जाता है? यूरेसिल। यही क्वेश्चन पूछता है, आरएनए में थाइमिन के जगह कहा जाता है? यूरेसिल। याद रखना, जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन के जगह कहा जाता है? यूरेसिल आ जाता है। कहा जाता है? यूरेसिल आ जाता है। अब देखना, इसमें भी सेम है, ए और टी मिलता है डबल बॉन्ड से और साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर? इसमें एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से और साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से। यहां तक क्लियर है? यह नाभिक तथा कोशिका द्रव में पाया जाता है। याद रखना, है ना? जबकि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाता है और यह नाभिक तथा कोशिका द्रव में पाया जाता है। अच्छा, कोशिका द्रव और जीव द्रव समझ रहा है? देख, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में दो गो पार्ट होता है। एगो तो हो गया कोशिका के झिल्ली, एगो केंद्रक के झिल्ली। कौन किसमें? आरएनए में कि डीएनए में? आरएनए में सही है। आरएनए में थाइमिन है तो यूरेसिल है भाई। हाँ, सही कह रही है। नहीं, आरएनए में क्या होता है ना, एडेनिन के साथ थाइमिन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है। हाँ, तो वो तो बात सही है ना? ना, एकरा कहे के मतलब है ना कि सर कुछ सही करे, समझ पहले। ओकरा कहे के मतलब है ना कि सर थाइमिन के जगह तो यहाँ पे यूरेसिल आएगा ना? तो सही तो है, बाद में जाकर सर यही कन्वर्ट हो जाता है यूरेसिल। स्टार्टिंग में थाइमिन में चलेगा, बाद में जो बाद सही लिखा हुआ है। बॉन्ड जो दोनों के बीच में है यही रहता है, एडेनिन और थाइमिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ। बात समझ में आया सभी ना? हाँ, चल, तेज आदमी बगल में बैठे पूछ ला। ये नाभिक तथा कोशिका द्रव में पाया जाता है ना? तो अब देख, यहाँ पे होता है कोशिका झिल्ली, बाहर में क्या होता है? कोशिका झिल्ली, अंदर की ओर क्या होता है? केंद्रक झिल्ली, है ना? अब एकरा बीच में जौन पदार्थ पाया जाएगा इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली का कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। अब देखो क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, है ना? अब देख बाबू, कोशिका द्रव इसको बोलते हैं। अब समझना, अब जो जीव द्रव्य क्या होता है? सीधा एगो कोशिका है और कोशिका के अंदर चाहे केंद्रक द्रव और चाहे कोशिका द्रव, चाहे कुछ भी पाया जाए, इसको होल ओवर क्या बोलते हैं? जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। आज याद रखना, कोशिका झिल्ली, अरे बाहर एगो मान ले कि कोशिका है, हाँ, बाहर अगर एगो सीधा कोशिका हो गया, हाँ, तो कोशिका के कोशिका झिल्ली हुआ। अच्छा, कोशिका के कोशिका झिल्ली हुआ ना रे? अंदर हो गया केंद्रक, तो केंद्रक के बाहर भी एगो झिल्ली होगा, और कोशिका के बाहर भी एगो झिल्ली होगा। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो पदार्थ पाया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। लेकिन होल ओवर पूरा जो पाया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? याद रखना, करा आरएनए का कार्य डीएनए की सूचना के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करना है। आरएनए के कार्य जो है डीएनए की सूचना के अनुसार प्रोटीन का क्या करना है? निर्माण करना है। याद रखिएगा, है ना? चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि अनुवांशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए और इसमें प्रोटीन के तरफ होता है। याद रखना। तो अब देख, अब पहले एक बार डीएनए आरएनए एक बार रिकॉल करवा देते हैं तो उनके, है ना?
डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो। अच्छा, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसमें अच्छा किसमें डबल शर्करा होता है? डीएनए में। एकल शर्करा आरएनए में। अच्छा, याद रखना, ये इसका डबल हेलिक्स मॉडल का खोज कौन किया था? वाटसन और क्रिक, है ना। फास्फेटी समूह का रहता है, उपस्थित रहता है। अच्छा, अगर इसमें पूछेंगे तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है। इसमें क्या होता है? थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है। एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन एटीजीसी, एडिनिन और थाइमिन डबल है, और गुआनिन साइटोनिन ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना, ये बात याद रखना। अच्छा, जो डीएनए होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाता है। डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाता है, लेकिन नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। जबकि याद रखिएगा, जो आरएनए होता है ये नाभिक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए नाभिक और कोशिका द्रव में पाया जाता है, जबकि ये नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाता है। ये बात को याद रखिएगा। ये पूछता है कि आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। डीएनए का कार्य आनुवांशिक सूचना का संग्रह करना होता है। डीएनए का कार्य डीएनए का कार्य क्या होता है? आनुवांशिक सूचना को ऑब्जर्व करके रखना, जबकि आरएनए का कार्य डीएनए की सूचना के अनुसार प्रोटीन के निर्माण करना। डीएनए जो सूचना देगा उसके अनुसार प्रोटीन के क्या होगा? निर्माण होगा। आगे देख, आनुवांशिक सूचनाओं के बहाव डीएनए और इससे प्रोटीन के तरफ होता है, याद रखना। अब देख, डीएनए का अगर रिप्लेशन पढ़ेंगे, है ना, हाँ, प्रतिकृति पढ़ेंगे, तो याद रखना ट्रांसक्रिप्शन में अनुलेखन, उसके बाद आरएनए, फिर अनुवादक ट्रांसलेशन, उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन, है ना। अब प्रतिलोमन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए 3 प्रकार के होता है, याद रखना। राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हम लोग के शरीर में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। पहला कौन होता है? एमआरएनए, और दूसरा होता है टीआरएनए, और तीसरा होता है आरआरएनए। याद रखना, आरएनए हम लोग के शरीर में कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन है? एमआरएनए, दूसरा कौन है? टीआरएनए, और तीसरा कौन है? आरआरएनए। याद रखना, पहला देख, एमआरएनए ये एमिनो अम्ल को निश्चित क्रम को बनाता है। पूछेगा कि एमिनो अम्ल के निश्चित क्रम को बनाने का कार्य कौन करता है? मैसेंजर आरएनए। कौन आरएनए? मैसेंजर आरएनए। इस बात को याद रखिएगा बाबू, है ना। कहेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से कौन सा आरएनए के प्रकार एमिनो अम्ल को निश्चित क्रम बनाता है? तो एमआरएनए। कौन आरएनए? एमआरएनए। कह रहा है कि टीआरएनए ये सबसे छोटा आरएनए है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा आरएनए कौन होता है? ट्रांसफर आरएनए। बोले तो टीआरएनए। याद रखिएगा, यह एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। ये एमिनो अम्ल को कहां पहुंचाता है? राइबोसोम तक पहुंचाता है। आपसे राइबोसोम या राइबोसोम, आगे देख, कह रहा है कि यह सबसे छोटा आरएनए ये एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। ये एमिनो अम्ल को कहां पहुंचाता है? राइबोसोम तक पहुंचाता है। काहे रे? छोटा कहीं का मिल गई तोरा छुट्टी सूरजा रे। आरआरएनए कह रहा है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आरआरएनए। अब बताओ, एमिनो अम्ल का निश्चित क्रम कौन बनाता है? एमआरएनए। कौन आरएनए? एमआरएनए। सबसे छोटा आरएनए कौन होता है? टीआरएनए। यह एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक कौन पहुंचाता है? टीआरएनए। कौन आरएनए? टीआरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण का कौन करता है? आरआरएनए। कौन आरएनए? आरआरएनए। याद रखना, ये वाला एग्जाम में पूछ दिया है कि एमिनो अम्ल को निश्चित क्रम तक बनाता है कौन? एमआरएनए। कौन आरएनए? एमआरएनए। चल आगे देख। अब देख, डीएनए फिंगरप्रिंट पापा कहता, तो पापा कहता तो चेक हो जाई ना। कि केकर हा डीएनए फिंगरप्रिंट, समझना मजनुआ, ठीक ना। का रे? अब भुला जो, अब छोड़ दे, अब रो मत। डीएनए फिंगरप्रिंट। कौन फिंगरप्रिंट? डीएनए फिंगरप्रिंट। कह रहा है डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार को निश्चित क्रम को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। कौन फिंगरप्रिंट? डीएनए फिंगरप्रिंट। ये आ गया तो बहुत बढ़िया हो गया बाबू, है ना। न तो ये जानता है ये डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं आया था तो केहू के जाके कह देता कि पा 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 ले। अब कमा के जौन बनैले बड़ा अब द यादवा।
बात समझ में? तो बहुत दिक्कत बा। कह रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात कहेंगे तो डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के निश्चित क्रम को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। कह रहा किसी जीव को डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का क्रम निश्चित होता है। किसी जीव के डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है, जिसके आधार पे लक्षण निर्धारित होता है। जिसके आधार पे क्या होता है? लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज डॉक्टर एल.के. जेफ्रेज ने किया था। बहुत बढ़िया जेफ्रेज बाबू, थैंक यू। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज कौन किया था? एलेक जेफ्रेज। याद रखना। अब भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का लाने का श्रेय लालजी टंडन सिंह को जाना जाता है। कौन सिंह है रे? लालजी टंडन सिंह को जाना जाता है ना। करा कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के संस्थान हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में स्थित है। याद रखा, होता है ना कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, कहता है ना, कहता है कि वो हमारा लड़का ना है। झूठ सच बोलबा कि तार लड़का नहीं है, आ कहीं डीएनए फिंगरप्रिंट पता चलो कि तारे लड़का बा, तो तना मार मरिया सना कि मैं चमवत यहाँ के नोचा जाई। भारत के डीएनए फिंगरप्रिंट के संस्थान हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में स्थित है। अब देख बताना, यहाँ तक याद रखना। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के निश्चित क्रम को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। किसी भी जीव के डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है, जिसके आधार पे लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज कौन किया था? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज। याद रखना, डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने किया था। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का श्रेय कौन है? लालजी टंडन सिंह को जानता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ का है? हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ। हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ। अब देख बबुआ सुन, यूज कहाँ होता है? अपराधियों का पता लगाने के लिए, समझ ले ना, अपराधी के पता लगाने के लिए, है ना। जैसे मान ले कि अगर कहीं भी तू मार झगड़ा किया, तो ब्लड अगर कट गया, चाहे बाल चाहे शरीर का कोई भी एगो टिश्यू अगर वहां पे रहे, है ना, तो पता चल जाएगा कि के। हाँ, चप्पल छूट जाएगा तो पता चल जाएगा। अपराधियों का पता लगाने में इसलिए चप्पल अनुवांशिक रोग के उपचार में अपराजीनी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप में उत्पादन में, याद रखना बबुआ, हाई जोन है ना, पराजीनी फसल जोन है, समझ कि एकरे सबसे बढ़िया बाबू कहाँ हो गए? कर कि पराजीनी फसल है ना, ट्रांसजेनिक क्रॉप उत्पादन में, याद रखना, पराजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होता है, याद रखना, एक और सबसे ज्यादा यूज अगर कोई करता है तो कौन करता है? चाइना। बोका कहीं का सबसे ज्यादा इधर से उधर कौन करता है? चाइना, है ना। जीने में परिवर्तन कर देता है। ओकरा लाल बैगन खाने का मन है, पियर बैगन, हरियर बैगन। हाँ, कदुआ में ओकरा चाहे कदुआ 20-20 किलो के, हाँ, आम में अठली ना चाहिए, है ना। तो ये छेड़छाड़ करता है कौन? चाइना, है ना। बोका कहीं का। संतान के माता पिता के निर्धारण में, याद रखना, संतान के माता पिता के निर्धारण में, याद रखना कि लड़का केकर है ना, संतान के माता पिता के निर्धारण में, याद रखना बबुआ, है ना। बड़ी खुश बड़ा सन लड़का फैका के बाद की नौकरी ले सन तो कुकुर देख ले बड़ा सा कुकुर, ऊ तो हनी के पूछबे ना करी तले तो हनी के लड़का के बारे में सोचता है। आगे देखा, परासरण क्या होता है? समझा ध्यान से। परासरण करा वह प्रक्रिया जिसमें पानी के अणु एक अर्ध परागम्य झिल्ली के आर पार स्वचालित रूप से गति करती है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जल के अणुओं की गति जो वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली, रोज देखा हो जाए, कहता कि जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। कह रहा है कि जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
परासरण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा बाबू, है ना। अब देख बबुआ, अब ई सारा के सारा दे दिया गया है रे, समझ ले। हई देख, ये क्वेश्चनवा में खूब पूछता है, याद रखना। ये 3 गो पॉइंटवा है, बार बार पूछता है। देख, अल्प परासरण में कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। अल्प परासरण में कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगी। और सम परासरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अति परासरण में कोशिका चिपक जाती है। याद रखना, अल्प परासरण में कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। अल्प परासरण में कोशिका फूल जाती है और सम परासरण में कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अति परासरण में कोशिका चिपक जाती है ना। अल्प परासरण में कोशिका क्या होता है? फूल जाता है। अल्प परासरण में कोशिका क्या होता है? फूल जाता है। और सम परासरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अति परासरण में कोशिका क्या होती है? चिपक जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? चिपक जाएगी। अति परासरण में कोशिका क्या होगी? चिपक जाएगी। इस बात को याद रखना। तब पूछेगा कि कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कौन परासरण? सम परासरण। कौन परासरण? सम परासरण। याद रखना, कोशिका फूल जाएगी। कौन परासरण? अल्प परासरण। कोशिका चिपक जाएगी। अति परासरण। कौन परासरण? अति परासरण। इस बात को याद रखना बबुआ, है ना। जैसे देख, यहाँ पे दिया है हाइपरटोनिक, है ना, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अब देख, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कोशिका आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। करा प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, कोशिका और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। करा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज नॉल और रस्का ने किया था। नॉल और रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? नॉल और रस्का ने किया था। पादप कोशिका में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देता है। कारण कि पादप कोशिका में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका में संरचना को क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। स्टार्च पौधे में मौजूद होता है। स्टार्च कहाँ मौजूद होता है? पौधे में। याद रखना, लेकिन जानवरों में मौजूद नहीं होता है। स्टार्च पौधों में मौजूद होता है, लेकिन जानवरों में मौजूद नहीं होता है। अमीबा एक कोशिका है। अमीबा क्या है? एक कोशिका है जिसका आकार क्या रहता है? बदलते रहता है। अमीबा एक कोशिका है जिसका आकार क्या रहता है? पल पल बदलते रहता है। याद रखना, एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा क्या करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कह रहा कि एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण के द्वारा क्या करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पर बिना विलंब किए हुए। कोशिका, कोशिका सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। करा कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका के खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। जबकि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। स्लाइडर और स्वान ने किया था। स्लाइडेन और स्वान ने किया था। आगे देख, नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? नाभिक। कौन होता है? नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं। कोशिका के मास्टर कौन होता है? नाभिक। जीवों का मूल इकाई क्या होता है? कोशिका। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। पूछेगा, कोशिका विज्ञान के पापा किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। किसको? रॉबर्ट हुक को। याद रखना, है ना। कह रहा कि कोशिका सभी जीवों के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है ना। पूछेगा कि सभी जीवों के, हाँ, जीवों के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई कौन होता है? कोशिका, सेल। कह रहा कि यह सबसे छोटी इकाई है जो जीवन के सभी आवश्यक क्रियाओं को कर सकती है। याद रखिएगा, है ना। जो कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई है जो जीवन के सभी आवश्यक क्रियाओं को कर सकती है। कह रहा कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं और कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से क्या होती है? बनती है। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। नए कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनता है। इस बात को याद रखिएगा। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। याद रखना,
कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द कौन है? कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल्स। कह रहा कि सभी जीवित प्राणी एक या अधिक कोशिका से बने होते हैं। सभी जीवित प्राणी जो होते हैं एक या अधिक कोशिका के बने होते हैं। पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन पशु में कोशिका में नहीं। सभी जीवित प्राणी एक या अधिक कोशिका के बने होते हैं। पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड केवल पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। याद रखना बाबू, कोशिका में विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्य पर निर्भर करता है। याद रखना, कोशिका के आकार और आकृति उसके कार्य पर निर्भर करता है। जैसे देख, सिंपल सा बात अगर तू समझेगा कि अगर ये आंख का पलक हो गया, यहाँ का कोशिका बड़ी सॉफ्ट रहता है ना, लेकिन हाथ से ज्यादा काम करते हैं तो यहाँ का कोशिका हार्ड है। तलवा जहाँ पैर से चलता है, यहाँ के कोशिका क्या है? हार्ड है। बस है। आज तो कहने का मतलब कि जो शरीर के सेल्स होते हैं वो कार्य से निर्धारित होता है कि वो सेल आखिर कैसा होंगे। बात समझ, कैसा होगा? क्लियर? याद रखना, यानी कोशिका के आकार और आकृति उसके कार्य पर निर्भर करता है कि कैसा कार्य। पैर में ज्यादा चलना रहता है, यहाँ का कोशिका हार्ड है। आंख के पलकों का जो कोशिका रहता है ये थोड़ा ज्यादा अप डाउन करना रहता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल और नॉर्मल माने मुलायम होता है ना। याद रखिएगा, अधिकांश कोशिकाओं में, है ना, अधिकांश कोशिकाओं में लेंस की सहायता से बिना नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि याद रखिएगा कोशिका सूक्ष्मदर्शी होते हैं। अधिकांश कह रहा कि अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कोशिकाएं क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी होती है। कोशिकाएं क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी होती है। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। कुछ कोशिकाएं नग्न आंखों से दिखाई देती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखिएगा, आंखों से दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कोशिका को देखने के लिए किया जाता है। सही बात है। कोशिका झिल्ली पदार्थ के आवागमन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। किसी भी कोशिका के बाहर जो कोशिका झिल्ली होता है, अंदर चयनात्मक परागम्य झिल्ली होता है। माने कोशिका झिल्ली जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है वो डिसाइड करता है कि अंदर से बाहर कौन सा पदार्थ जाएगा और बाहर से अंदर कौन सा पदार्थ आएगा। ये कौन डिसाइड करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका की लंबाई, चौड़ाई, आकार को व्यक्त करने के लिए मापने वाला यूनिट कौन सा है बाबू? याद रखना, माइक्रोमीटर, है ना। किसी भी कोशिका के लंबाई, चौड़ाई और आकार को व्यक्त करने के लिए यूनिट जो होता है, कौन होता है? माइक्रोमीटर। कौन मीटर? माइक्रोमीटर। करेक्ट। कोशिका का आकार माइक्रोमीटर से व्यक्त किया जाता है। कोशिका का आकार किससे व्यक्त किया जाता है? माइक्रोमीटर से। करा अधिकांश कोशिकाओं का आकार जो होता है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है। अधिकांश कोशिका का आकार 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है। याद रखिएगा, अधिकांश कोशिकाओं का जो आकार होता है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। और देख, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6। अभी भी 2 गो जीरो कटेगा तब पर भी 4 गो जीरो अभी माइनस में है। 10 टू द पावर -4। समझ ले, माइनस में छोटा है। समझ में आया? माइनस में छोटा है, इसको हल्का में मत लेना। यानी कि इसको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगा ही होगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। नैनोमीटर माइक्रोमीटर से थोड़ा सा छोटी इकाई है। नैनोमीटर जो माइक्रोमीटर से थोड़ा सा छोटी इकाई होती है। नैनोमीटर माइक्रो, अरे 10 के पावर -9 -9 छोटा है कि -6? -9। तो क्लियर है। कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है। कपोल कोशिकाओं में क्या नहीं होता है इसके बारे में समझना है ना। कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है। करक क्या नहीं होता है? लवक नहीं होता है। अब देख क्या होता है कपोल। कपोल कोशिकाएं पशु कोशिकाओं को ही कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है ना। कपोल कोशिकाएं कैसे किसका को? हाँ, पशु कोशिकाओं को कहते हैं। याद रखिएगा। तो जो प्लास्टिड होता है वो पौधों में पाया जाता है, तो पौधों में याद रखना ये सब नहीं होता। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होता है, केंद्रक भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है। हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन होता है,
अच्छा, न्यूक्लियस होता है, हाँ होता है। गोल्जी अपार्चस भी होता है, यानी कि गोल्जी उपकरण भी होता है। उपकरण का मतलब अपार्चस होता है ना। पशु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति नहीं होती है। कपोल कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है। कपोल कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। सबको चयनात्मक यानी चयन करेगा। किसी भी कोशिका में कोशिका झिल्ली ही चयन करता है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा और कौन सा पदार्थ नहीं। कोशिका के याद रखना करा, कोशिका के किस भाग के कोशिकांग पाए जाते हैं? तो याद रखना कोशिका द्रव्य में। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। किस में रे बबुआ? कोशिका द्रव्य में। करा कोशिका द्रव्य में सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका द्रव जल और प्रोटीन का क्या होता है? मिश्रण होता है। कोशिका द्रव जो होता है जल और प्रोटीन का क्या होता है? मिश्रण होता है। साइटोप्लाज्म कोशिका के आकार को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। कौन है बबुआ? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका के आकार को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में कोशिका अंगक तैरते हैं और उनका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। आगे देख, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिक सब्सटेंस तथा औषधि ड्रग्स को अविष रहित करने में भूमिका निभाता है? तो कौन है बबुआ? लाइसोसोम। नहीं, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ए हीरो पंखा रोकता रे, और यहाँ पंखा करे ना। याद रखना कौन सा कोशिका अंगक कोशिका सेल के अंदर विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिक सब्सटेंस तथा औषधि ड्रग्स को अविष रहित करने में भूमिका निभाता है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। और ये नहीं करा, और यहाँ खींची सामने हो जाएगा ना थोड़ा सा, हाँ और थोड़ा पीछे कर ले और कॉपी हटा दे बाबू। हाँ छोड़ दे, रह दे। आगे दे, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका करा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका में मौजूद कोशिका का एक महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। याद रखना इस बात को। और हेने कर रहे, हेने जाता हवा, हेने कर, हेने कर, हेने और कर, हाँ छोड़ दे, रह दे, शांत रहो। करा यह कोशिका के वसा और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये कार्बोहाइड्रेट वसा और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। करा यह शरीर में मौजूद दवाओं और अन्य विषाक्त पदार्थों को विषमुक्त करता है और इन्हें पानी में अघुलनशील बनाकर शरीर के बाहर निकालने में क्या करता है? मदद करता है। बहुत बढ़िया काम है ना। यह ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में भी क्या करता है? मदद करता है। इस बात को याद रखना बाबू, है ना। चल आगे देख, करा ये मांसपेशी कोशिकाओं में कैल्शियम आयनों को भी क्या करता है? संग्रहित करता है। ये मांसपेशी कोशिकाओं में कैल्शियम आयन को ही क्या करता है? संग्रहित करता है, जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए क्या है? आवश्यक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गतिशील होता है और आवश्यकता अनुसार अपने आकार को क्या कर सकता है? बदल सकता है। किसका बात कर रहे हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। करा एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक कोशिकीय जीव के बारे में कह रहा कि कौन सा कथन सही है? एक कोशिकीय जीव समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं? नहीं। एक कोशिकीय जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? गलत है। अरे चाहे एक कोशिका के बना हो चाहे कोई कोशिका के बना हो, उसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। ये कथन क्या है? सही है। एक कोशिकीय जीव है तो जनन नहीं करेगा। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है तो वो नहीं करता है? करता है ना। याद रखिए, एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। आगे देख, एक कोशिकीय जीव केवल कोशिका के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं और जो उस जीव के लिए आवश्यक सभी कार्यों के लिए क्या है? उपयोगी है। एक कोशिकीय जीव लगभग सभी वातावरण में पाए जाते हैं। सही है। एक कोशिकीय जीव रहता है जो लगभग सभी वातावरण में पाया जाता है ना। करा ये जीव पर्यावरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पोषक तत्वों के पुनः चक्रण करवाते हैं। बात समझ में आया ना। जैसे कि एक कोशिकीय जीव रहता है, कोई चीज मर गया है ना, सड़ गया, गल गया, फिर सड़ गल के फिर मिट्टी में मिल गया, फिर वहाँ पौधा उग गया। बात समझ में आया। तो उसको डिकम्पोज करने का काम करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अगर नहीं रहेगा तो समझता है बोका पूरा देश में त्राइमाम मच जाएगा। सबसे ज़्यादा संख्या में तो बैक्टीरिया अगर नहीं रहेगा तो कोई भी सड़ा गला चीज डिकम्पोज नहीं होगा। डिकम्पोज नहीं होगा तब बेफालतू में महकेगा। वायु प्रदूषण होगा, लोग मरेंगे, रोग होगा तरह तरह के। एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक का उपयोग औद्योगिक और चिकित्सीय गतिविधियों में भी होता है।
है ना, चिकित्सीय गतिविधियों में भी यूज होता है, दवा वो बनाने में। ये जीव आमतौर पे द्विविखंडन यानी बाइनरी विखंडन और मुकुलन बडिंग जैसे अलैंगिक विधियों का प्रजनन करता है। क्लियर। एक कोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण जैसे बैक्टीरिया, अमीबा और ईस्ट होता है। एक कोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण कौन कौन है? बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट। याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है? यूनिसेलुलर नहीं है, तो यूनिसेलुलर में कौन कौन है? बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया। कोशिका झिल्ली की अगर बात करेंगे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कोशिका झिल्ली का कि याद रखना क्या करा? कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करना। यही सही है ना। कोशिका झिल्ली का एक अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मोलेज्मा है। पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली जो कोशिका झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों अलग अलग होता है ना। आगे देख, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। याद रखना, हम लोगों में केवल कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन पौधों में कोशिका भित्ति भी होता है। याद रखना। आगे देख, जो कठोर उसको बनाता है। खत्म हो गया? पीडीएफ खत्म हो गया। पीडीएफ खत्म और बनवाई। पीडीएफ खत्म हो गया? 3 पन्ना और है, उतने डालवे किए। ए यार, तो बना देता ना। बना ना क्या 3 पन्ना और है, क्या ही बोले आप? हो जाएगा 45। क्या करे? स्टॉप करे?